उत्तराखंड का नाम सुनते ही आपके मन में आसमान को चूमते ऊंचे पहाड़, उन पहाड़ों के साथ बहती नदियां, नदियों के किनारे बसे खूबसूरत गांव और सबसे खास ये सभी ख्याल एक साथ आपके मन में दौड़ जाते होंगे। पर आज की तारीख में उत्तराखंड का ये हिस्सा कहीं खो सा चुका है। तो दोस्तों, मैं आपको इस अमेजिंग एक्सपीरियंस पर मेरे साथ ले जाना चाहता हूँ, जहाँ हम उत्तराखंड की एक ऐसी खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर करेंगे जो बसती है गंगा जी के किनारे। यहाँ आज भी लोग सालों पुराने बने लकड़ी के घरों में रहते हैं। खेती आज भी इनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। यहाँ की नदियों में एकदम साफ पानी बहता है। एक ऐसी जगह जहाँ सालों पहले ब्रिटिश आर्मी का एक आम सा सिपाही आया तो यहाँ का राजा तक कहलाया और इस पूरी जगह को बदल के रख दिया। गंगोत्री धाम से 25 किलोमीटर पहले पड़ती है ये खूबसूरत वैली, जिसका नाम है हर्षिल। भी हम हर्षिल में एंटर करते हैं, हम इसी में एंटर करते हैं। कुछ 200-300 मीटर की लाइन में भी बिल्डिंग्स हैं, येलो ऑरेंजिश पेंटेड है और उन पे अलग अलग तरह की इंटरेस्टिंग पेंटिंग्स भी बनी हुई है। और टॉप के लिए जहाँ से पूरा हर्षिल गांव, बहुत सारी हर्षिल वैली, बहुत नागेंद्र जी के पास। तो ये कहानी शुरू होती है 1836 में, जब इंग्लैंड से 19 साल का एक लड़का फ्रेडरिक विल्सन ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइन करने इंडिया आता है। कुछ ही सालों बाद 1839 में वो अपना फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर लड़ता है और वहाँ से विल्सन अपनी जान बचाकर पहुँचता है हर्षिल वैली। फिर उसने जो है यहीं पर धीरे धीरे जो है रिलेशन बनाया। रिलेशन बना करके मुखवा गांव जो है, मुखवा गांव में एक लड़की थी, उसका नाम था राई मती, और उससे उसका जो है प्रेम विवाह हो गया। तो उससे जो है कोई संतान नहीं हुई। फिर उसने उसकी भतीजी तो वो लाई और उससे दो लड़के हुए। अब हर्षिल में सेटल हो जाने के बाद उसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था पैसा कमाना, और इसकी शुरुआत उसने की हंटिंग से। जैसे कस्तूरी है, मोनाल है, इनकी खाल में जो है वो भूसा भर के उसको विदेश भेजता था। फिर उसकी नज़र पड़ी यहाँ के घने जंगलों पर, और ठीक उसी समय ब्रिटिशर्स इंडिया में रेलवे ट्रैक्स बिछा रहे थे। अब विल्सन ने उस समय के राजा से लकड़ी काटने का लाइसेंस लिया और साथ ही गंगा नदी के किनारे लकड़ी काटने की फैक्ट्रीज बनवाई। फिर लकड़ियों को गंगा में बहाकर ब्रिटिशर्स के लिए हरिद्वार तक पहुँचाया, और इस तरह विल्सन ने बेहद पैसा कमाया। उसका अपना भी सिक्का चलता था, लेकिन उसका अपना सिक्का चलता था, इसका मतलब वो भी तो एक प्रकार का राजा हुआ जिसका अपना सिक्का चलता है। अपना वो टोकन देता था लोगों को, टोकन समझ लो उसको, और उसको दे करके अपना काम कराता और फिर उसको जमा कर लेता। तो बहुत से लोग उसको पहाड़ी राजा भी बोलते थे। और यहाँ के लोगों को जो राजमा और सेव होता था उसके बारे में जागरूक किया कि भाई ये चीज़ जो है आप लगाइए, यहाँ के क्लाइमेट जो है इस लायक है। अब कहानी के आखिर में नागेंद्र जी ने मुझे बहुत ही तगड़ी बात बताई। मुखवा गांव में आप गए मुखवा गांव गए? मुखवा गांव में प्रेमचंद बोला था ना, उनके परिवार के लोग। हर्षिल वैली के मुखवा गांव में आज भी वो घर है जो कि खुद विल्सन ने अपनी फर्स्ट वाइफ राईमती जी के लिए बनवाया था, बने इस महल को देखने। तो ये जो आलू आप बो रहे हो अभी, ये आलू बोने के बाद कितने महीने में सही हो जाएगा? करीबन 3 महीना 4 महीना लग जाता। पकाओ खाओ अच्छे से। हर्षिल नाम पहले गांव वाले हरिशिला बोलते थे हर्षिल के लिए। आज शॉर्टकट बोलने लगे लोग। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, हर्षिल जा रहे हैं हम। जो नाम पड़ा है ना, ये हरिशिला से पड़ा है। तो आंटी ने मुझे बताया कि एक बार भागीरथी नदी और जलंधरी नदी में छोटा सा झगड़ा हो गया कि कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा। अब विष्णु जी ने दोनों में से किसी की भी साइड ना लेते हुए अपने आप को एक बड़ी सी शिला में बदल दिया और दोनों नदी के संगम पर प्रकट हो गए, और इस तरह भगवान विष्णु ने दोनों नदियों का गुस्सा एब्जॉर्ब कर लिया, और इसी वजह से इस जगह का नाम पड़ा हरिशिला। और आज भी हरिशिला के बाद दोनों नदियाँ बहुत शांति से बहती हैं। साफ है अभी इस वक्त यहाँ पे कि मैं लिटरली यहाँ से बॉटल भर के पानी पी सकता हूँ। गंगा जी के किनारे कुछ देर बैठने के बाद ये हमारा बैठक है। आंटी ये तो बहुत ठंडा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि एसी चल रहा है। ये क्या होता है कि हमारा ये लकड़ी का घर है। ठीक है। ये क्या होता है, जैसे हर बर्फ गिरती है ना तो ये अंदर से गर्म हो जाते हैं। मिट्टी का बनता है? मिट्टी, इसके अंदर मिट्टी, चिड़ाई, पत्थर
और लकड़ी, सर्दी में गर्म और गर्मियों में ठंडा। बाहर से तो काला होता है, कपड़ा कुपड़ा उसका काला जैसे हम शहरों में घर बनाते हैं ना, तो हमारी छत बहुत ऊंची होती है। तो आप लोगों की ये है ना कि वहाँ गर्मी है, हाँ। तो आपको पंखा भी लगाना होता है, ये भी करना होता है। हमको तो पंखे की जरूरत नहीं हो गई। इससे तो इससे धुआं तो ऊपर जाता है, हाँ। इससे पूरा रूम गर्म हो जाता है। वो नहीं, बर्फ नहीं गिरती ना, तब क्या हो जाता है, वो ठंड से ना हमारा पूरा त्वचा जल जाता है। हम तो नीचे नहीं रह पाते, नीचे जाएंगे हम लोग तो उधर क्या खाली सूखी ठंड अंदर घुसती है हमारी। यहाँ क्या होता है, हाथ पाँव ठंड लगती है, शरीर गर्म रहता है। और ऐसे बोलते हैं कभी अपवित्र नहीं होता। बिल्कुल सब बर्तन पर ले जाओ कभी। मुझे एक बहुत फेमस सीन है, वो इसी पोस्ट ऑफिस पे शूट भी हुआ है। अभी आप कहोगे यार एप्पल के पेड़, एप्पल कहाँ है? बेसिकली अभी यहाँ पे इस पे फूल लगना चालू हुए हैं। तो ये एप्पल के फूल है, ये धीरे धीरे सितंबर में आते आते ये सारे एप्पल में कन्वर्ट शाम हो चुकी थी और अब टाइम था थोड़ी। कल सुबह होते ही मैं निकलने वाला था मुखवा गांव, उस हवेली को देखने जिसको विल्सन ने अपनी वाइफ रायमती जी के लिए बनवाया। ये हुसन जी जो थे वो हमारा रिश्तेदार थे। वो ये उन्होंने जो है मेरे बुढ़ी के नाम से ये मकान बनाया यहाँ पे, लकड़ी और पत्थर है सारी। ये दराजा है, ये यहाँ से कनेक्ट कनेक्ट उधर जाते हैं दूसरे कमरे में। हाँ। और ऐसे कर करके 16 कमरे हैं। 16 कमरे हैं। अच्छा, ये दूसरा अब कमरा। यहाँ से आए, इधर से आए और इधर चले गए। ये उस टाइम बर्फ पड़ती थी, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती थी। हाँ। तब उन्होंने कहा कि अंदर अंदर हम अपना वो करें, कि बाहर जाने की जरूरत ही नहीं जरूरत पड़े। ही नहीं पड़े। ये अंदर नीचे जाने के ये लिए। नीचे जाने के लिए गाय रहती है, गाय हमारे ना गाय बैल रहते हैं इस पे। ये पूरा पेड़ लगा हुआ है, पूरे पेड़ है। हुसन था, वो राजा था यहाँ का उस टाइम, कुछ भी कर सकता वो था। कुछ भी कर सकता था। और आप किसकी खेती करते हो यहाँ पे? सेब, राजमा, आलू। गंगा माँ का आशीर्वाद जरूर है। हैं तो वहाँ से उनको डोली में सजा के ये जो मुखवा गांव है, यहाँ पे मुखी मठ मंदिर है जिसमें मैं बैठा हूँ, गंगा माँ ही है, तो उनको यहाँ लाया। मायका है और शीतकालीन बागोरी को एक्सप्लोर करने का। बागोरी गांव को बसाया है भोटिया ट्राइब ने, जो 1962 इंडो चाइना वॉर से पहले इंडिया तिब्बत बॉर्डर के पास नेलोंग और जादोंग गांव में रहते थे और तिब्बत के साथ ट्रेड किया करते थे। पर 1962 की वॉर के बाद नेलोंग और जादोंग गांव को खाली करा दिया गया और भोटिया लोग बागोरी गांव में आकर बस गए। ये गांव भी अपने आप में एक मतलब इनक्रेडिबल मतलब विलेज मान लो। यहाँ पे दोनों धर्म के लोग मतलब रहते हैं, मतलब हिंदुज्म में भी प्रैक्टिस करते हैं और बुद्धिज्म में भी लोग प्रैक्टिस करते हैं। जो भी मैं अभी तक नोटिस कर रहा हूँ ये है कि यहाँ पे जो घर बनाए गए हैं ना, वो हवा चलती है, ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, पर ये है कि हवा से बचने के लिए तो गाँव को स्टेट। पुराने जमाने में भोटिया लोग इसी रूट से तिब्बत बॉर्डर तक जाते थे और 1962 वॉर के बाद पहली बार उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसको 2021 में टूरिस्ट के लिए ओपन किया। बंद इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये भाई साहब जो है ये निकल जाते हैं। हाँ, वो एक तगड़ी चीज है। ये बोटिया ही है, बोटिया ही है। तो यहाँ पे ये जो घर है ये कितने साल पुराना होगा? 70 पहुंचने वाले हैं। जैसे हम रोटी बनाते हैं, लकड़ी का रोटी खाते हैं, चावल बनाते हैं तो गैस में बनाते हैं। जैसे राजमा बनाना है, लकड़ी का यूज करते हैं। गाय हुआ, खच्चर हुआ, घोड़े हुआ, इसके नीचे बनना है उनको। ये है जंगली मशरूम, ये बहुत महंगी चीज है। ये आपका प्लेस में कम से कम आपका 3,000-3,500 किलो वो है। तो ये हर किसी को नहीं मिलती, जैसे आप जाओगे तो आपको भी ये नहीं मिलेगी, ये इनको मिलती है, बहुत किस्मत वाले लोगों को मिलती है ये चीजें। नहीं, ये तो कुदरती है, ये मिलना पड़ता है। हाँ, ये सेब के बगियान सामने है, आलू है, हाँ। राजमा है, ये है। खेती का है अपना। और अगली सुबह मैं निकल गया गरतांग गली को देखने। और बेसिकली जिस घाटी में अभी अपन चल रहे हैं इसे भैरव घाटी बोलते हैं। जो नदी बह रही है उसे जाड़ गंगा बोलते हैं। और बाकी जगह जहाँ भी आप देखोगे ना जो ट्रेड करते हैं लोग, वो लोग इंडिया से तिब्बत जाते थे ट्रेड के लिए, तो वहाँ से जो सामान आता था मेनली नमक, साल्ट, हम उनको चावल बेचते थे, आटा वगैरह, सत्तू बोलते जिसको हम ना, पाउडर वगैरह देते थे। देन उनसे हम नमक वगैरह लेके कुछ कपड़े भी लाते थे उस टाइम। आज से कुछ 150 साल पहले लोकल्स ने इस 136 मीटर लंबे ब्रिज को बनाया और फिर पेशावर के पठानों की मदद से इसे और चौड़ा करवाया। पहले के लोग वहाँ से आते थे, सब खुला था। तो श्लोक क्या रुका हूँ? तो श्लोक को मैंने ऐसे ही बोला था कि यार बहुत दिन हो गए घर जिया, गुच्ची मशरूम जो मैंने आपको दिखाया था। सोच ऊपर वाले इलाकों पे बर्फ गिरी है, फ्रेश स्नो। तो यहाँ से सी लेवल पे थे अपन, यहाँ पे थे, ये यहाँ पे मैं रह रहा हूँ। इतना ऊपर आ चुके हैं और अपन को इस पीक पर जाना है। धीरे चल यार, मैं इतना तेज नहीं चल पाऊंगा जितना तेज तू चल रहा है। तू सही पेस पे चल रहा है, तू चल पहले आगे। इसका मतलब यही है
कि मैं भटक चुका हूँ रास्ता, और मुझे वो गट पहाड़ों में लाइफ दूर से देखने पर खूबसूरत ज़रूर दिखती है, पर यहाँ पे ज़िंदगी आसान नहीं है। इतनी चैलेंजिंग लाइफ होने के बाद भी पहाड़ों के लोग इतने प्यारे और वेलकमिंग होते हैं। शायद इसका राज छुपा है यहाँ के जीवन की सादगी में। और दोस्तों, ज़्यादा देर हो जाए उससे पहले हम सबको साथ आकर कुदरत के दिए हुए इस खूबसूरत गिफ्ट को बचाना होगा, क्योंकि आज हर एक बीतते सेकंड के साथ ये खूबसूरत तोहफा हमारे हाथ से फिसलता जा